नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। गुहिल राजवंश हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने पिछली क्लास में उदय सिंह को पढ़ा और उसके बाद हमने महाराणा प्रताप को संक्षिप्त में देखा, क्योंकि महाराणा प्रताप के ऊपर मैं 3 क्लास पहले ही ले चुका हूँ राजपूत मुस्लिम संघर्ष के दरमियान। ठीक है, तो आज हम उसके बाद की कहानी पढ़ेंगे, अर्थात महाराणा प्रताप का जो उत्तराधिकारी हुए महाराणा अमर सिंह, उनको हम पढ़ेंगे। अमर सिंह की कहानी बड़ी ही ज़बरदस्त है। अमर सिंह भी बड़े वीर योद्धा थे। किस प्रकार से उन्होंने और दिवेर के युद्ध में अपनी वीरता दिखाई वो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ जब वो राजकुमार थे। तो यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उनके शासनकाल के दरमियान वो घटना नहीं हुई थी। लेकिन अमर सिंह को वीर पिता का वीर पुत्र कहा जाता है, इसलिए हम अमर सिंह को जो है अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम हेडिंग डाल देते हैं अमर सिंह और हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो आप भी हेडिंग डालिए और मैं भी अपनी हेडिंग डाल देता हूँ। ठीक है, महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह। ठीक है, तो ये महाराणा अमर सिंह हो गए। शासनकाल 1597 से 1620 ईस्वी के मध्य इनका शासनकाल चलेगा। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। अब देखिए विद्यार्थियों, जब धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय और महाराणा प्रताप को हृदय में बड़ा ही एक आघात लगा और उस आघात के चलते महाराणा प्रताप का देहावसान हुआ और उनके उत्तराधिकारी के रूप में महाराणा अमर सिंह शासक बने, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एक योग्य पिता के योग्य पुत्र थे। उनके समय में अकबर ने एक बार फिर और मेवाड़ पर अभियान भेजा था जहांगीर के नेतृत्व में। करीब मैं बताऊं आपको, अभियान भेजा था वो 1599 में अभियान भेजा था, जो कि अंतिम अभियान था। कहते हैं कि जहांगीर अजमेर तक तो आया और उसके बाद वो मतलब मेवाड़ तक पहुंचा ही नहीं था, उससे पहले वो दक्षिण भारत में लौट गया और इस प्रकार से अभियान जो है समाप्त हो गया था। ठीक है, वैसे पूरी कहानी इस अभियान की मैं जब आपको अकबर पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का है नहीं। बस इतना ध्यान रखना कि 1599 में अकबर ने जहांगीर के नेतृत्व में अपना आखिरी अभियान मेवाड़ पर, मतलब मेवाड़ पे भेजा गया आखिरी अभियान भेजा। अकबर का आखिरी नहीं था, अकबर का आखिरी तो इधर असीरगढ़ का होगा शायद 1601 वाला, लेकिन मेवाड़ पर भेजा गया आखिरी अभियान 1599 वाला था, जहांगीर के नेतृत्व में भेजा था। जहांगीर को उस समय सलीम कहा जाता था, लेकिन जहां ये अभियान भी असफल रहा था। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जहांगीर शासक बनता है, सलीम शासक बनता है जहांगीर की उपाधि के साथ। ठीक है, उसके बाद जहांगीर स्वयं जो है कई अभियान भेजता है मेवाड़ पर, जिसमें 1605 में एक अभियान भेजा जिसमें परवेज था और सगर जफर बेग था, सगर थे महाराणा प्रताप के भाई, और उसके अलावा जो है आसिफ खां था, परवेज, सगर, है ना, जफर बेग, आसिफ खां, इन 4 लोगों को और भी कई सारी पूरी सेना थी 1605 में भेजा मेवाड़ पर, लेकिन असफल रहे। उसके बाद 1608 में जहांगीर ने महावत खां को भेजा, वो भी असफल रहा। 1609 में जो है अब्दुल्ला खां को भेजा, वो भी असफल रहा। 1612 में राजा बसु को भेजा मेवाड़ पर, वो भी असफल रहा। 1613 में अजीज कोका को भेजा, वो भी असफल रहा। मतलब लगातार मेवाड़ पे एक के बाद एक अभियान भेजे गए, लेकिन सारे धराशायी हो गए, सारे असफल हो गए। और अमर सिंह ने बड़ी ही वीरता का परिचय दिया और बड़े ही जबरदस्त तरीके से मेवाड़ राज्य की रक्षा की, मगर इतने सारे युद्धों के चलते मेवाड़ की आर्थिक स्थिति बड़ी ही संकटग्रस्त हो गई थी और पूरा मेवाड़ जो है जूझ रहा था आर्थिक समस्याओं से। खाने के लिए खाना, मतलब रोटियां मैसर नहीं हो रही थी, क्योंकि ये जो लोग थे मुगल, ये मेवाड़ की जो खेती होती थी उसको जला देते थे, खड़ी फसल में आग लगा देते थे, इसलिए पूरा खाद्यान्न जल जाता था, तो बड़ी समस्याएं होती थी।
लेकिन फिर भी महाराणा अमर सिंह अपने सिद्धांतों पे, अपने पिताजी के सिद्धांतों पे अडिग थे। लेकिन जब इतने सारे युद्ध हो रहे थे और बड़ा ही त्राहिमाम मचा हुआ था, ऐसी स्थिति में जहांगीर भी रुक नहीं रहा था, युद्धों पे युद्ध, लगातार अभियानों पे अभियान भेजे जा रहा था। अंत में 1613 से 1615 के बीच में जहांगीर स्वयं सेना सहित आता है, अजमेर में वो रुकता है, अजमेर से खुर्रम के नेतृत्व में अभियान भेजता है मेवाड़ पर, और फिर लगातार युद्ध करता है। तो इन लगातार युद्धों के चलते मेवाड़ की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह व मेवाड़ के सामंतों ने विशेष आग्रह किया अमर सिंह से कि क्यों न हम संधि कर लें। इस प्रकार से यदि हम लड़ते रहे तो एकदम बद से बदतर स्थिति मेवाड़ की हो जाएगी। तो अमर सिंह ने चाहते हुए भी और अमर सिंह को मेवाड़ की आम जनता के बारे में सोचते हुए मजबूरन संधि करनी पड़ी, और 5 फरवरी 1615 को प्रथम मुगल मेवाड़ संधि संपन्न होती है, और उस संधि में कुछ शर्तें रखी जाती हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये सारी बातें थी। मैं इन बातों को आपको जो है यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, काफ़ी लंबा हो जाएगा मामला, और उसके बाद की कहानी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद की कहानी क्या, अमर सिंह में फिर क्या होगा कि 1620 तक वो शासन करेंगे और उदयपुर को वो अपनी राजधानी बनाएंगे। इससे पहले राजधानी जो है चावंडी रहेगी, है ना, मैंने आपको पहले बताया है। चावंडी 1585 में, और प्रताप ने राजधानी बनाई थी चावंड को, जो कि 1615 तक ये जो संधि हुई यहाँ तक चावंड राजधानी रही। उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी उदयपुर को बनाया। ठीक है, 1620 तक राजधानी उदयपुर, 20 तक क्या, 1620 तक तो अमर सिंह का कार्यकाल रहा। 20 में अमर सिंह ने 20 के बाद कर्ण सिंह शासक बनेगा, है ना, और कर्ण सिंह की कहानी हम आगे पढ़ेंगे। तब तक मैं अमर सिंह की पूरी कहानी को यहाँ पे लिपिबद्ध कर देता हूँ। ठीक है, तो आप भी लिखिए और मैं भी यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो अमर सिंह के बारे में हम स्टार्ट करेंगे 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप के देहावसान के बाद अमर सिंह मेवाड़ के महाराणा बने। ठीक है, 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप के देहावसान के बाद अमर सिंह मेवाड़ के महाराणा बने। इन्हें योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा जाता है। इन्हें योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा जाता है। इन्हें योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा जाता है। ठीक है, इनका जो राज्याभिषेक हुआ वो चावंड में ही हुआ 1597 में, और इसके बाद की कहानी हम देखें। इनका राज्याभिषेक इनका राज्याभिषेक 1597 ईस्वी में चावंड में ही हुआ था। चावंड में ही हुआ था। इनका राज्याभिषेक 1597 में चावंड में ही हुआ था। ठीक है, तो एक बात हो गई ये। अगली बात है कि अब इनको अब अभियान का सामना करना पड़ेगा। अकबर अभियान भेजेगा 1599 में। ठीक है, 1599 ईस्वी में अकबर ने सलीम के नेतृत्व में, सलीम है ना, सलीम जिसको हम जहांगीर के नाम से जानते हैं, सलीम के
नेतृत्व में, सलीम के नेतृत्व में मेवाड़ पर अभियान भेजा, मेवाड़ पर अभियान भेजा, मेवाड़ पर अभियान भेजा। ठीक है, यह अकबर द्वारा, यह अकबर द्वारा, यह अकबर द्वारा मेवाड़ पर भेजा गया अंतिम अभियान था, मेवाड़ पर भेजा गया अंतिम अभियान था। ठीक है, यह अकबर द्वारा मेवाड़ पर भेजा गया अंतिम अभियान था जो कि असफल रहा, है ना, जो कि असफल रहा। ठीक है, जो कि असफल रहा। तो इस प्रकार से ये अकबर का जो था अंतिम अभियान वो भी असफल रहा, जहांगीर के नेतृत्व में भेजा था, लेकिन जहांगीर इसमें असफल रहता है। असफल क्या मतलब, मैं जब अकबर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा इस अभियान के बारे में। ये अजमेर तक ही आया था, अजमेर से फिर ये वापस लौट गया, दक्षिण भारत की ओर चला गया था, इसने कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, है ना, इसलिए अकबर बड़ा चिंतित भी रहता था। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है ना, 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर मुगल बादशाह बनते हैं, मुगल शासक बनते हैं, मुगल शासक बनते हैं। ठीक है, जहांगीर द्वारा शासक बनने के बाद, जहांगीर द्वारा शासक बनने के बाद कई अभियान मेवाड़ पर भेजे, कई अभियान मेवाड़ पर भेजे जो कि असफल रहे, जो कि असफल रहे, जो कि असफल रहे, है ना। अब कौन कौन से अभियान भेजे देखो, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। पहला जो अभियान था वो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। पहला अभियान जो था वो 1605 ईस्वी में ही भेजा था, और ये भेजा था हमारे एक तो परवेज, एक जफर खां, परवेज है, जफर खां है, और मैं आपको बताऊं जो सगर था, सगर वो महाराणा प्रताप का भाई था, वो मुगलों के पक्ष में था, ध्यान रखना, उसको भी भेजा था, है ना। परवेज है, जफर खां है, और इसमें एक आसिफ खां नाम का व्यक्ति भी था, आसिफ खां को भी यहाँ पे भेजा गया था ना। और ये चार प्रमुख नाम मिलते हैं, और कई बार यहाँ से ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ लेते हैं कि अब जहांगीर द्वारा जो पहला अभियान भेजा गया था उसमें निम्नलिखित में से कौन नहीं था, है ना। तो इन चारों के नाम वहाँ पे आपको चार में से कोई तीन नाम मिलेंगे, एक कोई और दे देगा ना। तो इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, परवेज, जफर खां, आसिफ खां, ये नाम इस इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। आसिफ खां, वे सगर, सगर कौन था, प्रताप का भाई, महाराणा प्रताप, है ना, का भाई था ये, ठीक है, महाराणा प्रताप के भाई लगते थे, इनको भेजा और असफल रहा। ठीक है, ये सभी असफल रहे थे, तो असफल रहा। ठीक है, एक हो गया ये। दूसरा अभियान भेजा विद्यार्थियों, दूसरे अभियान की मैं बात करूं तो दूसरा अभियान महावत खां के नेतृत्व में 1608 में भेजा था, 1608 ईस्वी में भेजा, किसके नेतृत्व में,
महावत खां के नेतृत्व में भेजा, महावत खां असफल रहा, ठीक है, असफल रहा। तीसरा जो भेजा 1609 ईस्वी में भेजा, ये भेजा था अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में, अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में भेजा था, और वही कहानी, असफल रहा। फिर भेजा 1612 ईस्वी में भेजा, ये राजा बसु के नेतृत्व में भेजा, राजा बसु के नेतृत्व में भेजा, और वही असफल रहा, ठीक है। इसके बाद एक पांचवा भी भेजा 1613 ईस्वी में भेजा, और वो भेजा था कौन बचा अब, अजीज कोका, अजीज कोका, वही कहानी दोहराई गई, असफल रहा, है ना। फिर वही कहानी याद आई, लगातार असफल पे असफल रहे, लेकिन जहांगीर ने भी जिद कर रखी थी कि मुझे भी चित्तौड़ जीतना है, और अमर सिंह उधर तत्पर तुले थे कि जहांगीर तू तेरा एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले, तेरे अभियानों को सफल मैं भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो भी शेर का बेटा था, योग्य पिता का योग्य पुत्र था। लगातार असफल करता रहा, लेकिन अंततः कर्ण सिंह और सामंतों के कहने पर और अमर सिंह संधि करेगा। लेकिन अभी ये एक और अभियान आएगा, छठा मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, छठा अभियान 1613 से 1615 ईस्वी के बीच में, ये आता है जहांगीर स्वयं सॉरी खुर्रम के साथ आता है। खुर्रम मतलब शाहजहां, है ना, के साथ मेवाड़ अभियान करता है, मेवाड़ अभियान करता है, ठीक है। खुर्रम के साथ मेवाड़ अभियान करता है कौन, जहांगीर, और इस दरमियान कई युद्ध लड़े जाते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं, यहीं पे मैं लिख देता हूं, इन्होंने कई युद्ध लड़े, इन्होंने कई युद्ध लड़े। देखो सफलता तो इन्हें भी नहीं मिली, लेकिन लगातार ये लोग क्या कर रहे थे, खेती जला देते थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, खेती जलाने की वजह से खाद्यान्न का और कोई स्रोत इनके पास था नहीं, तो फिर दिक्कत होती थी, है ना। तो आप इसे उतारें विद्यार्थियों, फिर अगली बात मैं यहाँ पे लिखता हूँ, संधि वाली बात हम लिखते हैं, आप इसको उतारें, और मैं इसको मिटा रहा हूँ, वैसे आपने उतार ही लिया होगा साथ के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से अब संधि होगी, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि होगी, और पहली बार मेवाड़ का कोई महाराणा और मुगल अधीनता स्वीकार करेगा। ध्यान रखना, ये मुगल अधीनता स्वीकार करने की बात है। यदि ऐसा पूछ ले कि पहली बार और अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ शासक कौन था, तो आप उदय सिंह की ओर चले जाना, क्योंकि उदय सिंह ने और शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया है पिछली क्लास में, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इस प्रकार लगातार युद्धों के चलते मेवाड़ की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, इस कारण युवराज कर्ण सिंह व मेवाड़ी सामंत दोनों
दोनों ने मिलकर अमर सिंह से संधि हेतु आग्रह किया। अमर सिंह से संधि हेतु आग्रह किया। संधि हेतु आग्रह किया। न चाहते हुए भी अमर सिंह ने न चाहते हुए भी अमर सिंह ने मुगलों के साथ संधि कर ली। मुगलों के साथ संधि कर ली, जिसे प्रथम मुगल मेवाड़ संधि के नाम से जाना जाता है। जिसे प्रथम मुगल मेवाड़ संधि ये हुई थी 5 फरवरी 1615 ईस्वी। मुगल मेवाड़ संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसकी शर्तें देखो, शर्तें क्या क्या थी विद्यार्थियों। ये संधि हो गई 5, ये डेट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इसको मोस्ट लगा लेना डेट को और अच्छे से याद रखना। 5 फरवरी 1615 को ये संधि हुई थी और इसकी जो प्रमुख शर्तें थी उसमें ये था कि महाराणा जो है, महाराणा स्वयं मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, एक तो ये। दूसरा, महाराणा मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं होगा। 2, तीसरा ये कि मुगल दरबार में मेवाड़ का राजकुमार उपस्थित होगा और उसे कम से कम 5000 का मनसब दिया जाएगा। और चौथा ये कि मुगलों ने मेवाड़ के जो भी क्षेत्र जीते हैं वो वापस लौटाए जाएंगे, मगर महाराणा अमर सिंह चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करा सकेगा बिना मुगलों की इजाज़त के। तो ये कुछ मोटी मोटी शर्तें, 4 शर्तें मैंने बोली हैं, ये शर्तें रखी गई थी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और हम आगे की बात करेंगे फिर। ठीक है। तो क्या क्या बातें थी देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहली शर्त मैं लिखूँ यहाँ पे कि महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। ठीक है, एक शर्त तो ये। नंबर 2, महाराणा मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने हेतु बाध्य नहीं होगा। बाध्य नहीं होगा। ठीक है। महाराणा जो है मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने के लिए बाध्य नहीं होगा। महाराणा स्वयं चाहे तो वैवाहिक संबंध बना सकता है, नहीं चाहे तो नहीं बना सकता। मुगल शासक प्रतिबद्ध नहीं कर सकते कि आप वैवाहिक संबंध स्थापित कीजिए ही कीजिए, है ना। तीसरी बात थी कि मेवाड़ का राजकुमार मुगल दरबार में उपस्थित होगा। मेवाड़ का राजकुमार मुगल दरबार में
उपस्थित होगा, जिसे 5,000 का मनसब प्रदान किया जाएगा। ठीक है, एक ये बात हो गई। मेवाड़ का राजकुमार मुगल दरबार में उपस्थित होगा, जिसे 5,000 का मनसब प्रदान किया जाएगा। और चौथा, महाराणा को मेवाड़ के वे सभी क्षेत्र पुनः मुगलों द्वारा लौटा दिए जाएंगे। मुगलों द्वारा लौटा दिए जाएंगे, मगर महाराणा चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत बिना मुगल आज्ञा के नहीं करवा पाएंगे, नहीं कर सकेंगे। मरम्मत बिना मुगल आज्ञा के नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख शर्तें थी, 4 शर्तें मैंने लिखी हैं। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो जाएगी इन शर्तों को पढ़ के, और हम किसी भी प्रकार का जवाब जो है आसानी से एग्जाम में दे सकते हैं। ठीक है, तो इस संधि की करने के बाद जो गुहिलों की राजधानी थी वो उदयपुर को बनाई, और 1620 में अमर सिंह ने जो है मतलब अपना सिंहासन त्याग दिया, और उसके बाद शासक बन जाएंगे कौन? हमारे युवराज कर्ण सिंह, जो अभी युवराज हैं वो बन जाएंगे। ठीक है, तो सिंहासन क्या ही त्यागा था, मतलब मृत्यु ही हो गई थी। बड़े निराश थे। 1615 में जो ये संधि की थी, उसके बाद 5 साल बड़े ही निराशापूर्ण निकले। अमर सिंह मन महसूस कर रह गए, और अंदर ही अंदर घुटते थे कि जिस स्वाभिमान के खातिर हमारे पिता लगातार मुगलों से लड़ते रहे, कहीं न कहीं उस स्वाभिमान को आंच आई, ऐसा उनके मन में था। एक गिल्टी फील कर रहे थे, और अंदर अंदर घुटते थे। उसी गम में मैं कह सकता हूँ, या उसी एकदम टेंशन में ये महाराणा अमर सिंह थे, और 1620 में चल बसे। उसके बाद कर्ण सिंह जो है शासक बने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, संधि के बाद मेवाड़ की राजधानी उदयपुर को बनाया गया। उदयपुर को बनाया गया। ठीक है, 1620 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह का देहावसान हुआ। इसके बाद बस अगले शासक कर्ण सिंह बनेंगे, बस सीधी सी बात है। तो हम कर्ण सिंह हेडिंग डाल के और लिखते हैं। चलो मैं लिख देता हूं, इसके बाद कर्ण सिंह शासक बने। इसके बाद कर्ण सिंह शासक बने। ठीक है, इसके बाद कर्ण सिंह शासक बने। ठीक है, तो अब आप इसको उतारें, और मैं इसको मिटा के और हेडिंग डालता हूं कर्ण सिंह, और कर्ण सिंह के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, कर्ण सिंह के बारे में बहुत अधिक है नहीं, थोड़ी सी बातें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, है ना। एक तो कर्ण सिंह ने जो है एक
प्रथम मुगल शासक प्रथम मेवाड़ शासक महाराणा कर्ण सिंह थे, जिनके मतलब शासन का फरमान जो है मुगल बादशाह द्वारा जारी किया गया था। एक फैक्ट तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, अच्छे से ध्यान रखना है कि वो प्रथम शासक कौन थे जिनका फरमान मुगल शासक द्वारा भेजा गया था, है ना। तो एक बात ये भी आती है। हाँ ठीक है, मैं हेडिंग डालता हूँ हमारे महाराणा कर्ण सिंह, ठीक है, महाराणा कर्ण सिंह। शासनकाल बहुत अधिक नहीं रहेगा, मैंने शायद हल्का फुल्का सा कल आपको बताया था, ठीक है। ये शासनकाल था। अब देखो इनके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। एक तो इनके शासन का फरमान मुगल बादशाह द्वारा जारी किया गया, और मुगल बादशाह के फरमान से शासक बनने वाले मेवाड़ के पहले महाराणा कर्ण सिंह थे। ये सवाल काफी बार पूछा जाता है, पहली बात। दूसरी, पिछोला झील के किनारे पर इन्होंने जगनिवास मंदिर का निर्माण आरंभ करवाया था। पूरा इनके बाद का जो शासक बनेंगे जगत सिंह, उनके द्वारा जगनिवास मंदिर जो है उसका निर्माण पूरा होगा, है ना। जगनिवास नहीं था, जगमहल था। जगनिवास जग मंदिर था, सॉरी, जग मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो एक बात तो हो गई ये कि जग मंदिर का निर्माण महाराणा कर्ण सिंह ने पिछोला झील के किनारे करवाया था। 1623 में जब मुगल बादशाह जहांगीर के विरोध में और उनके ही पुत्र शाहजहां ने यानी खुर्रम ने जब विद्रोह किया और वो भाग के मेवाड़ चला आया, तो कर्ण सिंह ने उन्हें शरण दी थी, है ना। कर्ण सिंह ने उन्हें शरण दी। सबसे पहले तो देलवाड़ा हवेली में रखा और उसके बाद जग मंदिर में कर्ण सिंह ने उसको शरण दी। बस इतनी सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तीन ही बात हमको विशेष रूप से इसमें ध्यान रखनी है। तो देखो क्या क्या बात ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात कि मुगल शासक के फरमान द्वारा शासक बनने वाले शासक, या मैं कहूँ महाराणा बनने वाले पहले महाराणा कर्ण सिंह थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट लगा देना इस लाइन को। इसके अलावा कर्ण सिंह ने पिछोला झील के किनारे झील वो बनवाई। महाराणा कर्ण सिंह ने पिछोला झील के किनारे जग मंदिर का निर्माण करवाया था, निर्माण प्रारंभ किया। जग मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया, ठीक है। इसका निर्माण, अब ये कल्चर का भाग है लेकिन मैं करवा रहा हूं। इसका निर्माण पूर्ण करवाने का श्रेय महाराणा जगत सिंह, इनका जो कार्यकाल रहेगा, इनसे आगे ही बनेंगे महाराणा जगत सिंह। 1628 से और 1652 तक रहेगा ना। महाराणा जगत सिंह को जाता है, हाथ दर्द करने लगता है ऊपर ऐसे लिखते लिखते, ठीक है। चलो, महाराणा जगत सिंह ने और जो है जग मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था, जबकि प्रारंभ किसने किया था? निर्माण प्रारंभ किया था कर्ण सिंह ने, ठीक है।
इसके बाद कर्ण सिंह के समय की घटना है कि जो खुर्रम ने मतलब शाहजहां ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करके और यहाँ पर चले आए थे, तो कर्ण सिंह ने उसे शरण प्रदान की थी। ठीक है, ये बात पे हम यहाँ पे लिखेंगे। जब जहांगीर के विरुद्ध शाहजहां या खुर्रम भी लिखा आ सकता है, खुर्रम ने जब जहांगीर के विरुद्ध शाहजहां ने विद्रोह किया और मेवाड़ चला आया तो कर्ण सिंह ने शाहजहां को पहले देलवाड़ा हवेली व बाद में जग मंदिर में रखा या छिपाया था, मतलब इस प्रकार से छिपाया था, लिख देता हूँ छिपाया था। ठीक है, या निवास दिया या रखा, जो भी है आप अपने स्तर पे जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस इतनी सी कहानी है महाराणा कर्ण सिंह की, और ये बात है। ठीक है, इसके बाद अगले शासक आ जाएंगे महाराणा जगत सिंह, जो कि हमने यहाँ पे अभी लिखे हैं। उनके बारे में भी बहुत अधिक बात नहीं है, यहाँ पे हम डाल देते हैं महाराणा जगत सिंह। ठीक है, इतिहास से संबंधित ऐसी कोई बात है नहीं इनसे संबंधित, महाराणा जगत सिंह से संबंधित, लेकिन कुछ बातें हैं। 1628 से 1652 ईस्वी तक का इनका कार्यकाल रहेगा। और आर्ट एंड कल्चर में महाराणा जगत सिंह को थोड़ा ठीक ठाक पढ़ा जाता है, क्योंकि आपने एक पढ़ा होगा, उदयपुर में एक मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, जिसे जगदीश मंदिर भी कहा जाता है, और उसे सपने में बना मंदिर भी कहा जाता है। कहते हैं कि महाराणा जगत सिंह को एक स्वप्न आया और उसमें उसने एक मंदिर का निर्माण करवाया। तब जाके इसने जब सुबह आंखें खुली तो वो मंदिर कहाँ था, कुछ नहीं था। तो इसने सोचा कि क्यों न फिर एक मंदिर बनवा दिया जाए। तो इसने जो वास्तुकार थे भाण, उनके निर्देशन में और जगन्नाथ मंदिर बनवाया, है ना, जिसे जगदीश मंदिर या सपने में बना मंदिर भी कहते हैं। और उस मंदिर की दीवार पर एक प्रशस्ति भी लिखवाई थी, जिसको हम जगन्नाथ प्रशस्ति कहते हैं, जिसके रचयिता कृष्ण भट्ट थे। बस इतनी सी बात है। जग मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया था, वो बात हम ऊपर लिख चुके हैं, यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये बात। उदयपुर में जगन्नाथ मंदिर, ओहो 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 गलती कर बैठे हैं। उदयपुर में जगन्नाथ मंदिर, जिसे जगदीश मंदिर या सपने में बना मंदिर भी कहते हैं ना, सपने में बना मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है, का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का जो वास्तुकार था, वास्तुकार कौन था? वास्तुकार का नाम मिलता है भाण। ध्यान रखना, वैसे आर्ट एंड कल्चर का होता तो मैं इसको और भी डिटेल में पढ़ा था,
लेकिन अभी हम इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास में इतना ही पर्याप्त है। ठीक है। इस मंदिर में आगे लिखूंगा यहीं पे, इस मंदिर की दीवार पर, इसकी दीवार पर एक प्रशस्ति भी लिखवाई, एक प्रशस्ति भी लिखवाई। कौन सी? जगन्नाथ प्रशस्ति, है ना, जगन्नाथ प्रशस्ति भी इन्होंने लिखवाई थी, जिसके रचयिता कौन थे? जगन्नाथ प्रशस्ति रचयिता कृष्ण भट्ट। ठीक है, ये कई लोग रचयिता लिख देते हैं, रचयिता ठीक है, सब शुद्धि में आता है, आप इसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो ये महाराणा जगत सिंह के बारे में इतना ही है। अब हम आते हैं महाराणा राज सिंह के बारे में, कुछ बातें पढ़ लेते हैं, फिर आज की क्लास को हम यहाँ पे जो है पूरी करेंगे। ठीक है, तो आप इसको उतारें विद्यार्थियों, और मैं इसको जो है मिटा देता हूँ, और हम आते हैं महाराणा राज सिंह के ऊपर, जो कि बड़े ही कमाल के शासक रहे, और एक बार पुनः मुगलों के साथ संघर्ष प्रारंभ होगा राज सिंह का, और राज सिंह काफ़ी लंबा संघर्ष करेंगे औरंगजेब के साथ। कई विवाद होंगे, विवाद के कई बड़े कारण होंगे जो कि पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम आते हैं राज सिंह के ऊपर। ठीक है, आपने इसको उतार लिया होगा ऐसी मुझे आशा है, और सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इतिहास को जिस प्रकार से और स्टूडेंटों ने बदनाम कर रखा है, उसकी जो बदनामी है वो आपको नाजायज़ नज़र आ रही होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जिस कदर हम इतिहास को पढ़ रहे हैं वो एकदम बेहतरीन है। अच्छे से आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह, ठीक है, कार्यकाल रहेगा 1652 से और 1680 ईस्वी के बीच। हाँ, अब देखिए 1652 में महाराणा राज सिंह का जब शासन प्रारंभ हुआ तो मुगल शासक शाहजहां था। शाहजहां ने इनको 5000 का 5000 जात व 5000 सवार का मनसब भेजा, और दोनों के बीच में आरंभ में और शांतिपूर्ण संबंध थे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। लेकिन राहत सिंह ने प्रथम मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करते हुए और चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाना प्रारंभ कर दिया। जब चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत कराना प्रारंभ कर दिया तो शाहजहां ने सादुल्ला खां के नेतृत्व में एक अभियान भेजा तो राज सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत रुकवा दी, और सादुल्ला खां ने जो मरम्मत की थी उसको तोड़ दिया, उसको गिरा दिया, और इस प्रकार से दोनों के बीच पुनः शांति स्थापित हो गई और मामला यहीं शांत हो गया। इसके बाद औरंगजेब शासक बनेगा, मुगल बादशाह औरंगजेब। शाहजहां के बाद में हुआ कुछ यूँ था कि शाहजहां अंतिम समय में जब बीमार पड़ गए थे तो ये खबर फैली कि शाहजहां की मृत्यु हो गई है। तो शाहजहां के जो बेटे थे उनके बीच में एक बड़ा उत्तराधिकारी संघर्ष छिड़ा, कई सारे युद्ध लड़े गए, बहादुरगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, धर्मत का युद्ध, देवराई का युद्ध, इस प्रकार से कई सारे युद्ध लड़े गए, जिसमें अंततः औरंगजेब जीता। और इस उत्तराधिकारी संघर्ष में औरंगजेब ने एक पत्र लिखकर इंद्र भट्ट नामक व्यक्ति के माध्यम से और राज सिंह के दरबार में भेजा और राज सिंह की सहायता मांगी। राज सिंह ने ब्रजनाथ नामक अपना एक दूत औरंगजेब के दरबार में भेजा और कहा कि हम आपकी सहायता करने आ रहे हैं, और राज सिंह ने वाकई औरंगजेब की सहायता की और औरंगजेब जीत जाता है उत्तराधिकारी संघर्ष में और मुगल बादशाह बनता है। औरंगजेब जब मुगल बादशाह बना तो उसने राज सिंह को जो मनसब था, राज सिंह का मनसब बढ़ाकर 6000 कर दिया, और इसको एक आध जागीरें और प्रदान
की थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ तक की कहानी लिख देते हैं और उसके बाद हम जो है फिर देखेंगे आगे की कहानी, बाद में देखेंगे। ठीक है, तो मैं ये लिख देता हूँ और आप भी लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पूरी बातों को। चलो एक हेडिंग डाल देते हैं। तो हेडिंग क्या है, इसी में लिखते हैं अक्टूबर 1652 में राज सिंह का राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, अक्टूबर 1652 में राज सिंह का राज्याभिषेक हुआ और शाहजहां ने इनको 5000 जात 5000 सवार का मनसब प्रदान किया था। ठीक है, 10 अक्टूबर की ये डेट थी। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। इस समय, या मैं सीधा कहूँ, मुगल बादशाह शाहजहां ने राज सिंह को 5000 जात व सवार का मनसब दिया। 5000 जात व सवार का मनसब दिया। ठीक है, इस प्रकार आरंभ में दोनों के मध्य शांति थी, है ना। आरंभ में दोनों के मध्य शांति थी। ठीक है, शांति थी या शांति बनी रही, जो भी है आप अपने स्तर पे लिखना चाहें। अगली बात मैं लिखूं यहाँ पे, कुछ समय बाद, वही बात है, मैं बार बार बोलूंगा नहीं, लिख ही देता हूं। कुछ समय बाद राज सिंह ने मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करते हुए मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करते हुए चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत प्रारंभ की। चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत प्रारंभ की। ठीक है, अब चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत प्रारंभ की तो शाहजहां को ये बात कहाँ पचने वाली थी। शाहजहां ने सादुल्ला खां के नेतृत्व में अभियान भेजा और मरम्मत रुकवाई, व जो मरम्मत की गई थी उसको भी गिरा दिया गया। ठीक है, शाहजहां ने सादुल्ला खां के नेतृत्व में मेवाड़ अभियान भेजा, जिसने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत रुकवाई। चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत रुकवाई व जो पुनर्निर्माण किया गया था उसको गिरा दिया गया। किए गए पुनर्निर्माण को गिरा दिया गया।
गिरा दिया गया। ठीक है, इस प्रकार दोनों पक्षों के मध्य शांति स्थापित हो गई। ठीक है, इस प्रकार दोनों पक्षों के मध्य शांति स्थापित हो गई। शांति स्थापित हो गई। ठीक है, तो ये बात थी शाहजहां के साथ। अब महाराणा राज सिंह का औरंगजेब के साथ क्या संघर्ष होगा वो हम हेडिंग डालते हैं और उसके बारे में एक बेसिक परिचय हम लिख लेते हैं, फिर बाकी चीज़ों को हम देखते हैं आगे, हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आप एक हेडिंग डाल दें छोटी सी कि महाराणा राज सिंह व औरंगजेब। महाराणा राज सिंह व औरंगजेब। ठीक है, महाराणा राज सिंह व औरंगजेब। कहानी मैंने बोल के अभी सुना ही दी है, मैं फिर से इसको नहीं सुनाऊंगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा ही यहाँ पे। तो क्या हुआ था सॉरी, अब यहाँ पे लिखते हैं, इस वाली हेडिंग में लिखना है ना कि शाहजहां के जीवन के अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में, ध्यान रखना शाहजहां की मृत्यु 1665 में हुई थी, लेकिन उत्तराधिकारी संघर्ष इनके जीते जी प्रारंभ हो गया था। शाहजहां के जीवन के अंतिम समय में उत्तराधिकारी इनके पुत्रों के मध्य अंतिम समय में इनके पुत्रों, कौन कौन थे पुत्र लिखने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी आप कहें तो मैं लिख सकता हूँ। दारा सिको था, औरंगजेब था, शाह सूजा था, है ना, शाह सूजा और मुराद, 4 थे प्रमुख रूप से। दारा सिको, औरंगजेब, शाह सूजा, मुराद के मध्य, पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध हुआ, के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध हुआ, है ना, जिसमें सहायता मांगने हेतु औरंगजेब ने अपना दूत इंद्रभट्ट, ये नाम ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंद्रभट्ट को, अपना एक दूत इंद्रभट्ट को महाराणा राज सिंह के पास भेजा। इंद्रभट्ट को महाराणा राज सिंह के पास भेजा, महाराणा राज सिंह के पास भेजा। महाराणा ने औरंगजेब को, इसमें समझने का कुछ है नहीं, मैं बोल के बता भी चुका हूं। वैसे महाराणा ने औरंगजेब को सहायता का आश्वासन देते हुए, सहायता का आश्वासन देते हुए अपना एक दूत ब्रजनाथ औरंगजेब के पास भेजा। औरंगजेब के पास भेजा। ठीक है, इस प्रकार से औरंगजेब के पास अपना एक दूत भेज देते हैं। ये दूत का नाम भी ध्यान रखना, ब्रजनाथ, ये भी पूछ लेते हैं काफी बार, है ना, अच्छे से ध्यान रखना है ब्रजनाथ को।
अब इसके बाद क्या होता है, इस उत्तराधिकारी संघर्ष में औरंगजेब अंततः जीत जाता है, अपने भाइयों को मार के बहुत बुरा हाल करता है अपने भाइयों का। मुराद को मारता है, जबकि मुराद ने औरंगजेब का साथ ही दिया था, उसके बावजूद मुराद को मार दिया। दारा शिकोह को तो बुरी तरीके से मारा था, उसके सिर को काट के गली गली घुमाया, ठोकरों में जो इसका सिर घूमता रहा दारा शिकोह का। और कहते हैं कि दिल्ली की जनता दारा शिकोह के सिर को देखकर बहुत रोई थी। बड़ा ही मार्मिक चित्रण वहाँ पे किया है, जब हम मुगल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे उसको। जबकि दारा शिकोह जो था संपूर्ण मुगल काल का सबसे विद्वान व्यक्ति था, लेकिन चढ़ गया भेंट उत्तराधिकारी के। ठीक है, हम आगे लिखते हैं। आज लगातार लिखने का काम किया है तो हाथ दर्द कर रहा है ना। चलो, लिखना तो होगा ही, पर क्या करें, आप लोगों के खातिर लिखना पड़ रहा है। आप तो मिटाओगे नहीं, मैं तो अभी मिटा भी दूंगा। बड़ी कमाल की विडंबना है ना, लेकिन क्या करें भाई, लिखना ही पड़ेगा। औरंगजेब इस संघर्ष में जीत जाता है। इस संघर्ष में जीतता है। जब संघर्ष में जीतता है ना, तो ये राज सिंह को 6000 का मनसब देता है और डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ की जागीरें भी प्रदान करता है ना। जीतने पर औरंगजेब राज सिंह को 6000 का मनसब, राज सिंह को 6000 का मनसब व डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ की जागीर प्रदान करता है। तथा प्रतापगढ़ की जागीर प्रदान करता है। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि आरंभ में और राज सिंह और औरंगजेब के जो संबंध थे वो कटु नहीं थे, बड़े ही शांतिपूर्ण थे, मित्रतापूर्ण थे। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि इस प्रकार आरंभ में औरंगजेब व राज सिंह के संबंध मित्रतापूर्ण थे। ठीक है, तो ये था विद्यार्थियों आरंभ में महाराणा राज सिंह का औरंगजेब के साथ संबंध। अब यहाँ से आगे महाराणा राज सिंह और औरंगजेब के बीच में जो है एक खाई पैदा होगी और इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती ही चली जाएंगी और ये संघर्ष प्रारंभ होगा। इसमें कुछ जोधपुर का विवाद आएगा, एक चारुमती विवाद आएगा, जिसके चलते इन दोनों के बीच में खाई पट जाएगी और बड़ा संघर्ष होगा, लंबा संघर्ष होगा। उस संघर्ष को हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, क्योंकि इस क्लास में पढ़ेंगे तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इस क्लास को यहीं पे रोकता हूँ। आप इसको जब तक अच्छे से तैयार करते रहिए, पिछली क्लासों को भी लगातार पढ़ते रहिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।